बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सेनेटर एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो जेल में मौजूद हैं, 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए थे। उनकी तबीयत नासाज है और दिल की तकलीफ़ है, जिसके बायस उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एजाज चौधरी साहब बुज़ुर्ग हैं। इससे पहले भी कई बार खबरें आई कि एजाज चौधरी साहब की तबीयत नासाज है, आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। एक बार फिर ये खबर आ रही है, याद रखिएगा कि एजाज चौधरी साहब को एक बार भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके नहीं बुलाया गया। गिरफ्तार हैं, छोड़ दिया गया है। और एजाज चौधरी साहब पर जो इल्ज़ामात हैं 9 मई के हवाले से, वो अपने बेटे को एक फ़ोन कॉल कर रहे थे और उसको बता रहे थे कि रैंसैक कर दिया, लोग कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो गए और लोग दाखिल हो गए। ये एजाज चौधरी साहब ने बताया। और फिर उसके बाद हमने कोर कमांडर हाउस की वीडियोस देखी, जिनमें यास्मीन राशिद साहिबा रोक नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इसकी तफ्तीश कर लें और तफ्तीश करके CCTV फुटेजेस सामने ला के फैसला कर दें। एजाज चौधरी साहब की जो कॉल थी उसमें यह था कि लोग अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। क्या एजाज चौधरी साहब खुद दाखिल हुए? एजाज चौधरी साहब ने कुछ किया? अभी तक इस हवाले से कोई भी सबूत हमारे सामने नहीं है, लेकिन एजाज चौधरी साहब पे इल्ज़ामात संगीन हैं। इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान के पार्लियामान में नासिम जोखियो कत्ल केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन पे थे। मुल्क से भाग गया, वापस लाया गया तहरीक अदम एतमाद के मौके पर, और फिर उसके ख़ानदान से सुलह करवाई गई। इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन पर जब केस था उम्मे रुबाब का, और बल्कि केस है उम्मे रुबाब का, उसके घर के 3 अफराद मार दिए गए। इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हमने देखे हैं मुख्तलिफ लोगों पर, और वो करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं, कत्ल के इल्ज़ामात होते हैं, किसी की जान लेने के, मुल्क के ख़जाना लूटने के इल्ज़ामात। उन पर लोग बुलाए गए हैं। लेकिन एजाज चौधरी साहब के केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हों यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेट के चेयरमैन, या फिर चेयरमैन हो संजरानी साहब, जो सब के चेयरमैन थे, हमने देखा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए थे। इसके बाद क्विकली शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसको चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। तो हमेशा याद दिलाना पड़ता है आपको कि पहले काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीन है। बहुत पहले कहा था कि अगर ऑर्डिनेंस लाने हैं तो पार्लियामान को बंद कर दीजिए। अब की बार काजी फाइज ईसा साहब ने ऑर्डिनेंस को गले से लगा लिया है। गले से कैसे लगाया, अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जी, जो ताज़ा दरख्वास्त है ये बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया है कि इस ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। इसके अलावा अफरा सयाब खटक साहब, उनकी जानिब से भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, और कहा गया है कि इसके तहत बेंचेस तश्कील दिए जा रहे हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार दिया जाए। ऑर्डिनेंस के जरिए शामिल किए गए सेक्शन 2 को बुनियादी हुकूक से मुतसादिम करार दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखते हुए एक शख्स के बेंचेस की तश्कील के इख्तियार की नफ़ी की थी, मगर ऑर्डिनेंस के जरिए अदलिया के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ चौधरी एहतशामुल हक एडवोकेट, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आईन से मुतसादिम करार दिया जाए। ये तमाम सूरत हाल है, और अब देखिए कि क्या बनता है। दिलचस्प ये होगा कि जिस तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए, उस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जो बेंच बनेगा उस दरख्वास्त पर, वो भी तरमीमी ऑर्डिनेंस से बनने वाली कमेटी बनाएगी। कैसी नाइंसाफी है। लेकिन बहरहाल ये इसी तरह से होने जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होता है कि अगर दरख्वास्त खुद चीफ जस्टिस के खिलाफ आ जाए, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को कन्वीन करते हैं, तो फिर वो कन्वीन नहीं करेंगे, फिर कन्वीन करेंगे सीनियर प्यूनी जज। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि अगर वो कमेटी जो ये मामलात देखती है, उस कमेटी को ही चैलेंज कर दिया गया है, उसकी तश्कील को ही चैलेंज कर दिया गया है, ऑर्डिनेंस को ही चैलेंज कर दिया गया है, तो फिर ये बेंच तो कोई और बनाएगा। ये बेंच तो वो कमेटी नहीं बना सकती, लेकिन
ये बेंच व्यू कमेटी बनाएगी। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। इसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला आप देखें, एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब क्या कह रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जमात के खिलाफ पार्टी बन के गया। पहले भी आपसे अर्ज किया कि मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, MQM का है, फजलुर रहमान की जमात का है। तो ये देखेंगे, लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन हर बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी बनकर गया। ये बल्ले के निशान के मामले पर भी पार्टी बने, उसके बाद ये मखसूस सीटों के मामले पर पार्टी बन गए, और पार्टी बनकर ये लोग पहुंच गए हैं स्पीकर का खत, और ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने एक्ट मंजूर कर लिया। 12 जुलाई के फैसले में कहा गया था कि हमसे वजाहत के लिए पूछें, हमने आपसे वजाहत के लिए पूछ लिया। हम ये मान रहे थे कि ठीक है 39 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, बाकी 41 को कैसे माने, क्योंकि पार्टी का स्ट्रक्चर हमारे सामने नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दे दी। तो इलेक्शन कमीशन का मामला खत्म हो गया था, लेकिन फिर स्पीकर का खत आया और बताया गया कि एक एक्ट बन गया है। अब इलेक्शन कमीशन फिर पहुंच गया है, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एक जानिब आपका फैसला है, एक जानिब आपकी वजाहत है, लेकिन आपकी वजाहत से पहले एक एक्ट बन गया है। अब बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बार फिर वजाहत मांग रहा है। एक दरखास्त जमा करा दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है ताखीरी हरबे हैं, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ नहीं मान रहा। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऐसे ही तो PTI वाले मुस्लिम लीग नून की B टीम नहीं कहते, वो इन्हीं तमाम वजूहात की बुनियाद पर कहते हैं। और इसीलिए आपको जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इसमें ये इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के ये मेंबरान, इनके लिए भी एक मखसूस मोहब्बत का सेक्शन रखा गया है। वो नज़र आता है कि इनको भी तौसी दे दी जाए। ये काम ये हुकूमत कर रही है। एक अदद डाका है लोगों के मैंडेट पर, और उस डाके में फॉर्म 45, फॉर्म 47 का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। उस डाके में मखसूस नशिस्तें भी छीनी जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की पार्लियामान में कवानीन में तब्दीली करते हुए की जा रही हैं। और दूसरा, इनका साथ देने के लिए हमें नजर आते हैं इनके साथी, जो कहते हैं कि ठीक है ये किया जा सकता है, बाकायदा तौर पर किया जा सकता है। 11 जजेस, 8 नहीं 11 जजेस ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने गलत समझा था फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और काजी फाइज ईसा को भी गलत कहा इलेक्शन कमीशन ने, कहा हमने गलत तशरीह नहीं की। तो ये हुआ है इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले में इन दरखास्तों पर। आखिर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा काजी फाइज ईसा साहब को, और खत लिखकर उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बैठूंगा। अब ये जो नई आपने कमेटी बना दी है जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब डाल दिए हैं, मैं इसमें नहीं बैठूंगा। ये मंसूर अली शाह साहब ने कहा था। उन्होंने कहा था, एक, आप मुनीब अख्तर साहब को निकाला आपने, क्यों, इसकी वजूहात भी बताएं। दूसरा, उन्होंने कहा उनको वापस लाएं फिर बैठूंगा। तीसरा, उन्होंने कहा ये फुल कोर्ट का फैसला था, इस पर फुल कोर्ट बिठाएं, फुल कोर्ट इजलास बिठाएं, फिर उसके बाद इस पर बात की जा सकती है। ये जो खत था मंसूर अली शाह साहब का, इस पर काजी फाइज ईसा साहब ने जवाबी खत लिख दिया है, और खत का जवाब देते हुए काजी फाइज ईसा साहब क्या कहते हैं इस बारे में खबर आ गई है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफुजात के इजहार पर सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब का रवैया इंतहाई दुरुस्त था, यानी बहुत बिटर था, बहुत तल्ख था। ऐसा जस्टिस मंसूर आपके इसरार पर किया गया, यानी जो जवाब दे रहा हूं मैं, ये आपके इसरार पर दे रहा हूं। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते चीफ जस्टिस का, यानी वो कानून जिसको चीफ जस्टिस पहले कहते थे पार्लियामान की तौहीन है, वो कानून जिसे सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास ने मंजूर किया, वो कानून फिर चेंज कर दिया गया। यानी मैंने जो आपसे अर्ज किया था ना कि हुकूमत जजेस को कह रही है ऐसे हो जाओ, फिर हुकूमत जजेस को कह रही है ऐसे हो जाओ, फिर हुकूमत जजेस को कह रही है ऐसे हो जाओ, और जजेस इसलिए मान रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने फौरी तौर पर मान लिया। ऑर्डिनेंस जारी हुआ, मिनटों के अंदर जरदारी साहब ने ऑर्डिनेंस के ऊपर चिड़िया बिठा दी, दस्तखत की, और फिर उसके बाद घंटों के अंदर काजी फाइज ईसा साहब ने उस पर अमल दरामद करते हुए अमीनुद्दीन साहब को उसमें डाल लिया। तो अब वो जवाब दे रहे हैं कि ठीक है मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूं,
ये काजी फाइज साहब का रवैया है कि मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, मगर फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूं। वो आगे कहते हैं कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे, ये मेरी सवाबदीद है, लेकिन चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता हूं, मैं वजूहात फराहम करूंगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया ये मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई नाराज ना हो जाए, आपने इसरार किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब लापरवाह होकर गर्मियों की तातीलात पूरी की। मतलब ये कौन सा एतराज है? गर्मियों की तातीलात कानून के मुताबिक हैं, तो गर्मियों की तातीलात जस्टिस मुनीब साहब ने पूरी कर ली। काजी साहब को इस पर एतराज क्या है? यानी कोई गैर कानूनी काम किया है। फिर वो कहते हैं वो तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। जब आप खुद कह रहे हैं कि तातीलात के दौरान था, तो फिर अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, ये कौन सा एतराज है? क्या याह्या अफरीदी साहब अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब थे तातीलात के दौरान? फिर वो कहते हैं कि तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया। अच्छा, ये तातीलात में थे, कमेटी का इजलास होता था, तो अब अगर मुनीब अख्तर साहब अपना कुछ काम कर रहे हैं तो काजी फाइज ईसा साहब को इससे भी प्रॉब्लम है। वो इसलिए कहते हैं कि अगर मुनीब साहब ये सोच रहे थे, अब काजी साहब उनकी सोच भी बताएंगे कि मुनीब अख्तर साहब ये सोच रहे थे कि अगर उनकी जगह, उनकी अदम मौजूदगी में याह्या आफरीदी साहब बैठ जाएंगे तो शायद उनकी मर्जी वाला फैसला ना हो, तो उन्हें याह्या आफरीदी साहब पे एतमाद नहीं था। ये काजी साहब ने उनका माइंड रीड किया, ये सलाहियत भी है। फिर वो कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब ने दरखास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। यानी अर्जेंट मुकदमा 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होगा, तो मुकदमा तो सुन लिया गया था, मुकदमा सुन लिया गया, उसमें इलेक्शन कमीशन का वकील बोल चुका, उसमें अटॉर्नी जनरल बोल चुके, हुकूमत केस हार चुकी, इलेक्शन कमीशन केस हार चुका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलेंगी, ये फैसला हो चुका, मुकदमा हो चुका। अब तफसीली फैसला आएगा और तफसीली फैसला आने के बाद फिर उसके बाद जो है बात आगे बढ़ेगी। ये था मामला। काजी साहब कह रहे हैं मुकदमा सुनने के लिए 14 रोज में होगा, तो वो दस्तयाब नहीं थे। तो इमरान खान की दरखास्त तो आपने वापस कर दी थी, उस पर 14 रोज नहीं लगते। अभी सलमान अकरम राजा साहब की दरखास्त नहीं सुनी जा रही, उस पर 14 रोज नहीं लगते, उस पर कानून नहीं लगता। फिर उसके बाद जो इलेक्शन में धांधली की दरखास्त है वो तो नहीं लगी, उस पर 14 रोज नहीं लगते। बल्ले का निशान छीना गया था कब? जनवरी के दूसरे हफ्ते में, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 फरवरी को उस पर दरखास्त की थी। 6 फरवरी, 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 मई, 6 जून, 6 जुलाई, 6 अगस्त, 6 सितंबर और अब 6 अक्टूबर आने वाली है। 8 महीने होने वाले। कहां गए 14 रोज काजी फाइज ईसा साहब के? कहां गए 14 रोज? तो कुछ भी नहीं पता। तो ये जो काजी फाइज ईसा साहब कानून की बातें कर रहे हैं, उन पर अमल दरामद वो खुद भी तो नहीं कर रहे। ये जो हुकूमत कहती है कि अदालत कानून के खिलाफ फैसले दे रही है, काजी साहब क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजों, एडहॉक जजेस का एहतराम ना किया। एडहॉक जजेस का एहतराम ना किया। काजी फाइज ईसा साहब ने अदालत में खड़े होकर गुज़श्ता चीफ जस्टिस के बारे में जो बातें की, उस पर मुनीब अख्तर साहब ने काजी साहब को बताया था जो यहां मौजूद नहीं हैं उनकी बात ना करें, वो जवाब देने के लिए दस्तयाब नहीं है। तो काजी फाइज ईसा साहब क्या किसी जूनियर की बात कर रहे थे? काजी फाइज ईसा साहब भी अपने सीनियर्स की बात कर रहे थे, तो वहां क्या वो एहतराम कर रहे थे? मुनीब अख्तर साहब ने उसी से रोका था उन्हें। तो काजी साहब यहां पर भी लेट हैं। फिर वो कहते हैं कि एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब ये लिखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता, दुरुस्त और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। ये जो इजलास होता है जुडिशल कमीशन का, गालिबन उसकी बात हो रही है, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। उनके साथी जजों ने उनके इस रवैये की शिकायत की। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया। काजी साहब, अभी मैंने मिसालें दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ढेरों मामलात हैं जो आपने सुने ही नहीं,
अरशद शरीफ का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। बाकी तो अरशद शरीफ को आप बाहर कीजिए, इमरान रियाज को आप बाहर कीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों को बाहर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस का मामला। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वापस आ चुकी, कहां गया सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस का मामला? तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जो चीजें लिख रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो खुद उनके अपने कंडक्ट से भी गलत साबित हो रही हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।